हमारा प्रदेश की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पर बिहार की बात करेंगे। आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा। चुनाव के ऐलान के साथ ही यहां पर आचार संहिता लागू हो जाएगी। सभी दलों ने छठ के बाद वोटिंग करवाने की मांग की है। राज्य में 2 फेज में ये वोटिंग हो सकती है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लगातार पिछले जो चुनाव थे देखा गया था 2 से 3 फेजेस में यहां पर बिहार में वोटिंग हुई थी, तो इस बार पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 फेज में ये वोटिंग जो है संपन्न करवा दी जाए। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा और इसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। सभी दलों ने छठ के बाद की ये कहीं ना कहीं मांग रखी है कि छठ के बाद वोटिंग प्रक्रिया हो। अधिकतर देखा भी जाता है कि छठ में जितने भी चाहे राजनीतिक दल हो चाहे वहाँ आम जन हो, वो बिहार आ भी रखे होते हैं। इसी के साथ छठ एक बड़ा बिहार का कहीं ना कहीं पर्व है और उसी को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए या संपन्न हो जाए वो पर्व, इसी कारण छठ के बाद तारीखों का ऐलान हो, ये मांग रखी गई है। आज शाम 4 बजे बिहार चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नवंबर माह जो है पूरे तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि नवंबर माह में बिहार के चुनाव का ऐलान हो जाएगा और अब वही हुआ। आज ही चुनावों का ऐलान हो जाएगा। आज शाम 4 बजे 2 फेजेस में सभी दलों की वोटिंग हो सकती है। 22 नवंबर 2025 तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है और सभी दलों ने निर्वाचन आयोग से छठ के बाद की वोटिंग भी कर दी है। आपको ये भी बता दें कि सीईसी की जो बैठक हुई उसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर कहीं ना कहीं ध्यान दिया गया था, जैसे कि एक बूथ पर 1200 से ज़्यादा लोगों की वोटिंग नहीं होगी या वोटर वहाँ पर नहीं आएंगे। पोलिंग बूथ पर 100% वेब कास्टिंग भी की जाएगी। ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीरें भी लगेंगी। बूथ तक वोटर मोबाइल ले जाकर आप वोटिंग कर सकेंगे। बूथ सेंटर से 100 मीटर की दूरी पर पोलिंग एजेंट्स बैठ सकते हैं। एसआईआर में आपको बता दें, जो हाल ही में बिहार में एसआईआर का विवाद चल रहा था, उसमें भी लगभग 69,29,000 लोगों के जो नाम है वो काट दिए गए हैं। 7 करोड़ 41 वोटर्स कुल बिहार में हैं। पुरुष की अगर बात की जाए तो 3 करोड़ 79 लाख हैं और महिलाएं 3 करोड़ 39 लाख हैं और थर्ड जेंडर 2344 2020 के ये आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ। और वहीं पर अब ये आंकड़ा बढ़ चुका है, 12,92,000 पुरुषों में ऐड हो गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। राहुल, क्या कुछ अपडेट? अगर आज शाम 4 बजे तक अनाउंसमेंट हो जाती है तो पूरे कयास कहीं ना कहीं लगाए जाएं, क्योंकि देखिए नवंबर की वो तारीख कहीं ना कहीं तय की गई है कि नवंबर से पहले पहले चुनावी प्रक्रिया आपको पूरी करवानी होगी। जी जी जी। तो क्या कयास लगाए छठ के बाद हो सकता है और क्या तैयारियां वहां पर जो प्रमुख दल है जैसे आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी, इनकी क्या तैयारियां वहां पर हैं? देखिए, तैयारी पूरे जोर शोर से यहाँ चल रही है, क्योंकि पिछले दिनों चुनाव कमिश्नर भी यहाँ पर आकर के सभी के साथ 12 दलों के साथ मीटिंग की है और कहीं न कहीं क्या ये लगा रही है जो नवंबर में ही ये 24 नवंबर तक जो है क्लियर कर लेना है लोगों को। ठीक है, एक चीज और समझना चाहेंगे, यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए चुनाव की तारीखों का बेशक बिगुल बज जाए, अब वहां पर यहाँ 4 बजे अनाउंसमेंट भी हो जाए, लेकिन कई प्रमुख दल है, जैसे कि अगर आप महागठबंधन में देखें तो तेजस्वी यादव खुद ही अपने आप को सीएम फेस बताते हैं, लेकिन इससे इतर ये भी समझना चाहेंगे कोई सीएम फेस अभी तक निर्धारित किया गया है इंडिया अलायंस के द्वारा? नहीं, बिल्कुल इसका कोई अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ये आरजेडी का जो तेजस्वी यादव है खुद को सीएम का चेहरा बतला रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस का जो है लगातार ये बैठक जो हुई थी, सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी, वहां पर भी लगातार इस चीज को हम लोग सवाल करते रहे कि आखिर सीएम का फेस कौन होगा, तो सीएम के फेस होने के बाद भी वो लोग जवाब नहीं दे पाए। लेकिन इससे इतर देखिए ना, जब भी बिहार की अगर आप
नजर डालें इतिहास पर तो अभी तक कभी भी ऐसा नहीं, क्योंकि बिहार बहुत बड़ा राज्य है, क्या 2 फेज में वोटिंग संपन्न करवाई जा सकती है? क्योंकि आज तक हमेशा अगर देखा जाए तो सिर्फ 1957 के बाद कभी ऐसा हुआ नहीं कि 2 फेज में संपन्न हो पाई हो। हमेशा 3, 4, 5 फेज, यहाँ तक कि 2020 में भी 3 फेज में चुनाव हमेशा संपन्न हुए हैं। 1980 के बाद अगर देखा जाए, 1980 एक ऐसा समय था जहां पर एक ही फेज में हुए थे, लेकिन अब 2025 तक अगर नजर डालें, 2020 में भी 3 फेज में कहीं ना कहीं चुनाव संपन्न हुए थे। दो फेजेस में बिहार के चुनाव अगर चुनाव आयोग को संपन्न करवाने होंगे तो इसमें काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। जी बिल्कुल बता दें, क्योंकि 2 फेज में क्लियर हो नहीं पाएगा। बीजेपी एनडीए का कहना है कि 2 फेज में हो, लेकिन 2 फेज में हो नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरीके से जहां भी चुनाव हो रहा था 4 फेज 5 फेज 4 फेज 5 फेज होता है, और लगातार मांग किया जाए कि 2 फेज में जो है चुनाव क्लियर हो, ऐसा लेकिन होना संभव ज्यादा मशक्कत करनी पड़ जाएगी यहाँ पे बिहार में खास करके। ठीक राहुल, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम जानकारियां आपसे लगातार लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओडिशा की बात करेंगे, जहां के कटक में रविवार को दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। तनावपूर्ण जो माहौल रहा, इसमें प्रशासन ने रात 10 बजे से पूरे शहर में अब कर्फ्यू लगा दिया है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इस हिंसा में 25 लोग घायल हुए। अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं पर विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार यानी कि आज ही सुबह से शाम 12 बजे तक, माफ कीजिएगा, सुबह से शाम तक कुल 12 घंटे बंद बुला लिया है। तो ओडिशा में हुई हिंसा के बाद आपको बता दें कि यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के साथ जो प्रशासन है उनकी नोकझोंक हुई थी। उसके बाद जो मामला है वो और संगीन होता चला जाता है और ये मामले में हाथापाई मारपीट होती है, जो तनावपूर्ण माहौल बन जाता है। इस माहौल में 25 लोग घायल हो जाते हैं। वहीं पर प्रदर्शन के दौरान, उग्र आंदोलन के दौरान कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इसमें आपको बता दें अब इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और जयपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है, जहां पर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में देर रात आग लग गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, इसमें 3 महिलाएं शामिल हैं। रात लगभग 11:30 बजे के आसपास यह आग ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में लगी, जहां पर पेपर, आईसीयू का सामान या फिर ब्लड सैंपल्स की जो ट्यूब होती है वो रखी गई। ट्रॉमा सेंटर के नोडल ऑफिसर और सीनियर डॉक्टर्स ने यह भी बताया है कि शॉर्ट सर्किट वजह रही है। वहीं पर हादसे के समय आईसीयू में 11 मरीज मौजूद थे। उसके बगल वाले कमरा, जिसको आईसीयू ही बताया जा रहा है, उसमें 13 मरीज मौजूद थे। उधर इस अग्निकांड की जांच के लिए शासन स्तर पर 6 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। नवा रायपुर में माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। अब इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। इस आयोजन में माइनिंग विभाग की नई वेबसाइट का लोकार्पण हुआ और इसके साथ ही साथ प्रदेश में चल रहे खनन कार्यों से जुड़ी हुई जो नई संभावनाएं हैं उस पर भी चर्चा हुई। इसी दौरान सीएम साय ने आगे कहा कि प्रदेश में प्रचुर मात्रा में खनिज मौजूद है, इसका उपयोग सही दिशा में करना होगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि माइनिंग के सेक्टर में बेहतर काम हो रहा है, इससे बेहतर राजस्व भी हासिल होगा। सीएम साय के मुताबिक प्रदेश में 60 खनिज ब्लॉक की नीलामी हो चुकी है। वहीं पर 5 नए ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल में हुई जो शिकायतें हैं उनको दूर करने का भी हवाला दिया है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा सरकार खनन पर जोर दे रही है, जिससे रोजगार में इजाफा होगा। और उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड, IIT मुंबई और ISM धनबाद के साथ MOU होने की जानकारियां भी साझा की। आगे ये भी कहा गया कि इससे उद्यमियों को मौका मिलेगा। आज 9 साल के बाद छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन हुआ था और ये आयोजन
ऐतिहासिक रहा और इसमें आज 3 MOU हुए हैं। क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में माइनिंग कॉरपोरेशन और कोल इंडिया के बीच में MOU हुआ है। क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ISM धनबाद के साथ MOU हुआ है और एक पोर्टल का भी शुभारंभ किए हैं, खनिज का शुरुआत किए हैं। और आज जो हमारे उद्यमी हैं जिनके पास विभिन्न तरह के खदानें हैं, उनका भी रेटिंग का प्रावधान किए थे और 5 स्टार, 4 स्टार और 3 स्टार उनको भी हम लोग पुरस्कृत करने का काम किए हैं ताकि उनको भी आगे और माइनिंग के सेक्टर में काम करने का प्रोत्साहन मिले। तो इस तरह से आज का ये कॉन्क्लेव बहुत ही कारगर रहा है और पिछले 1 साल में काफ़ी राजस्व की भी वृद्धि हुई है हमारे प्रदेश के अंदर में। और इसके लिए मैं अपने माइनिंग विभाग को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। हालांकि मंत्रालय मेरे पास ही है, लेकिन हमारी पूरी टीम ने काम की है, हमारे सेक्रेटरी सहित सभी अधिकारियों ने काम किया है और उद्यमियों ने भी काम किया है। उनके मेहनत के कारण भी हमारे प्रदेश का राजस्व बढ़ा है और आने वाले समय में और हम लोग यहाँ पर माइनिंग के सेक्टर में विकास करेंगे ताकि राजस्व ज़्यादा होगा, जिससे हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार भी ज़्यादा मिलेगा। धार में मनावर के बाकानेर गांव में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली 2 मिनी फैक्ट्रीज पर छापा मारा है। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में हथियार और उन्हें बनाने के उपकरण भी जब्त कर लिए गए। पुलिस ने बाकानेर के सिकलीगर मोहल्ले में दबिश दी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान भी हो गई है। जगत सिंह उर्फ जग्गा, पिता जो है सेवा सिंह भाटिया और आजाद सिंह का पिता भगत सिंह भाटिया के रूप में कर ली गई है। दोनों आरोपी सिकलीगर मोहल्ला के रहने वाले बताए गए हैं। कल 4 अक्टूबर को हमें मुखबिर द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई थी कि बाकानेर में जो सिकलीगर मोहल्ला है वहाँ पे अवैध हथियार बन रहे हैं। सूचना प्राप्त होने के बाद हम लोगों ने अपनी पुलिस टीम का गठन किया। गठन करने के बाद हमने वहाँ दबिश दी। दबिश के दौरान बाकानेर सिकलीगर मोहल्ला में 2 जगह हमें हथियार बनाने की फैक्ट्री मिली। हथियार बनाने की फैक्ट्री में काफ़ी भारी मात्रा में हथियार बनाने की सामग्री मिली। उसमें 3 बने हुए देसी कट्टे, 2 अधबने कट्टे एवं अन्य सामान जैसे कि ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन, हथौड़ी, लोहे का सामान, इलेक्ट्रिक बोर्ड एवं अन्य बैरल, अधबने पिस्टल भी हमें बरामद हुई है। उन सभी को हम लोगों ने जब्त कर लिया है एवं मौके से जो 2 फैक्ट्रियां थी वहां से हमें एक आरोपी भी मिला है। दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी का नाम है जगत सिंह, जिनका एक पुराना अपराध भी मनावर थाने में पहले पंजीबद्ध हो चुका है। दूसरा आरोपी जो है उसका नाम है आजाद सिंह, पिता भगत सिंह, उम्र लगभग 19 वर्ष है। ये पहली बार जो है किसी हथियार बनाने की फैक्ट्री में इनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी अपराध हमारा विवेचना में है। जैसे जैसे विवेचना हमारी बढ़ेगी इसमें और तथ्य आने की पूरी संभावना है। अन्य नाम भी खोले जा सकते हैं, अन्य जब्तियां भी इसमें हो सकती है। उत्तर प्रदेश के हरदोई की बात करेंगे, जहां पर कोतवाली शहर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। जानकारियों के मुताबिक ये मुठभेड़ में गिरफ्तार अभियुक्त धार्मिक स्थलों से घंटों और कीमती सामानों की चोरी किया करता था। इसके साथ ही उस पर कई जघन्य अपराधों के भी आरोप हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को बाईपास पर घेराबंदी करके गिरफ्तार किया। वहीं पर घटनास्थल से पुलिस ने 1 तमंचा, 315 बोर और 1 जिंदा कारतूस के साथ 2 खोखे कारतूस और 1 बाइक बरामद की है। आज दिनांक 6 अक्टूबर 2025 को समय लगभग 3 बजे सुबह जब थाना शाहाबाद की पुलिस टीम गश्त कर रही थी, मुखबिर के द्वारा सूचना मिला
कि विभिन्न छिनैतियों में वांछित अभियुक्त रामलखन और अंकित, जो कि शाहजहांपुर जनपद के निवासी हैं, के पिपरिया रोड की तरफ देखे गए। उक्त सूचना के आधार पर थाना शाहाबाद पुलिस ने दोनों अभियुक्तों की घेराबंदी की। उसके बाद अभियुक्तों के द्वारा जान लेने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम ने भी जवाबी फायर किया, जिसमें रामलखन को गोली लग जाने के कारण वो घायल हो गया। उसके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, एक खोखा, 2 जिंदा कारतूस एवं कुछ रुपये और एक छिनैती की मोबाइल बरामद हुआ है। घायल को उपचार हेतु हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। राजस्थान के टीकमगढ़ जिले में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से 2 सगी बहनें घायल हो गई। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पर मामला टीकमगढ़ शहर से सटे मामोन गांव का है, जहां पर शुक्ला परिवार में कार्यक्रम था और हर्ष फायरिंग की गई। अब इसकी गोली घर के सामने रहने वाले सेन परिवार की 2 बेटियों को लग जाती है। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर FIR दर्ज करके जांच शुरू कर चुकी है। अंबिकापुर शहर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। वहीं पर मामला गांधीनगर थाना का है, जहां पर पार्षद निवास के पास स्थित किराए के मकान में बड़ी चोरी की वारदातें सामने आ चुकी हैं। चोरों ने 14 घरों को अपना निशाना बनाया। यहां से लैपटॉप, टेलीविजन के साथ साथ कैश और कई कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। पूरा मामला CCTV में कैद हो चुका है और जब मोहल्ले के लोग अपने घरों में पहुंचे, ताले टूटे देखे, तब मामले का खुलासा हुआ और इलाके में अफरा तफरी मच गई। कल रात को मेरे यहाँ चोरी हो गया है। मेरा 3 रूम का हुआ है। मेरे ही सामने मेरा भाई है सुभाष नंदी, उनके यहाँ हुआ कितना हुआ है? 3 इनका हुआ है। मेरे बड़े भाई के घर में किराए रूम में 6 हुआ है। सुजीत नंदी के यहाँ 2। एक जो किराएदार है जो आपका घर में गए हैं त्योहार में, वो अभी तक नहीं पहुँचे। क्या क्या लिया है पता नहीं हमको, लेकिन 3 सिलेंडर दिख रहा है और लैपटॉप दिख रहा है, वो चोरी हो गया है। मैं यहाँ किराए पे रहती हूँ, तो मैं परसों रात को अपनी बहन के यहाँ गई थी, भैया था, और आज पता चल रहा है, सुबह फ़ोन किए बगल वाले कि आपके घर में चोरी हो गया है। तो फिर मैं अभी तुरंत आई और देखी मेरा 10,000 रुपया चोरी हो गया, और क्या बोलते हैं, एक टीवी दीवार वाला था, टीवी और बूफर। पता 4:30 बजे मेरे पार्षद जी फ़ोन किए कि अचानक ऐसे चोरी हो गया मेरे रूम में, तो भाई मेरे को थोड़ा आके CCTV कैमरा को चेक कर लो जल्दी से आके। मतलब ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आधा घंटे 1 घंटे बाद आया, आधा घंटे के आसपास आया। मैं आने के बाद देखा तो मेरे रूम में आसपास में 3-4 ताला टूटा हुआ है और सब आदमी परेशान है। फिर CCTV कैमरा में चेक किए, जो भी किए, करते करते टाइम बीत गया, तो भाई राजू भाई के यहाँ भी चोरी हो गया। रायपुर में गन पॉइंट पर 1,29 लाख रुपए की चांदी की लूट की जो कहानी थी वो झूठी निकली है। खुद कारोबारी राहुल गोयल ने पूछताछ में ये बात कबूल ली है। आरोपी राहुल ऑनलाइन सट्टे में बड़ी रकम गंवा चुका था और चांदी के कारोबार में ब्रोकर का काम किया करता है। उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला शख्स बताया गया। मामले का खुलासा तब हुआ और पुलिस ने यह भी बता दिया कि सट्टे में रकम गंवाने के बाद राहुल को ऐसा लगा कि झूठी कहानी बनाकर कंपनी का जो माल है उसे वापस नहीं करेगा और इन्हीं से ये पैसे कहीं ना कहीं जोड़कर या इकट्ठे करके सट्टे का जो नुकसान है उसकी भरपाई करेगा। थाना कोतवाली सदर बाजार में कल 86 किलो चांदी की लूट की घटना की रिपोर्ट हुई थी। उस पूरे घटनाक्रम को विवेचना किए जाने पर पूरा घटनाक्रम पूर्ण रूप से फर्जी निकले और इसमें प्रार्थी ही इसका आरोपी निकला। पूरे प्रकरण में लगातार विवेचना किए जाने के उपरांत, साक्ष्यों को संकलित किए जाने के उपरांत जब ये उसका एनालिसिस किया गया तो प्रार्थी द्वारा लिखाए गए 86 किलो के चांदी की लूट की घटना पूर्ण रूप से असत्य निकले और इस आधार पर प्रार्थी अब आरोपी राहुल गोयल को पुलिस हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ कर रही है।